Good morning students, so this is Vibha Parekh and today we are going to see some of the multiple choice questions related to the first chapter of physical chemistry class 12 CBSE and that is the solid state. तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम solid state को complete कर चुके हैं और कई सारे हम लोगों ने important questions भी देखे हैं, summary को भी discuss कर लिया है. So basically what we have to do is we have to see the questions of MCQ that may be asked in your exams. Okay, so starting with the solid state, पहला क्वेश्चन जो हम देखें तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन सभी से मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लूं. ऑल्दो यहाँ से बाहर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है. जितना भी कंटेंट हमने कवर किया है उन सभी में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस एमसीक्यू बना दिए जा सकते हैं. ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस सबके लिए करना है, बट हाँ हमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी डील करने का. ओके, सो स्टार्टिंग विद द first question, so solid state is denser than the liquid and gaseous state of the same substance. Which of the following is an exception to this rule? ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम जनरली बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ना. सीधी सी बात है, ये तो जानते ही हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. डेंसिटी क्या होता है? सो डेंसिटी इज मास, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. और हमें पता है कि अगर मास की वैल्यू ज्यादा हो या फिर वॉल्यूम की वैल्यू कम हो तो ऐसे में डेंसिटी विल बी हायर. अगर मास ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो तो ऐसे में डेंसिटी विल बी हायर. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर हम क्या देखें, अगर वॉल्यूम आपका ज्यादा हो मास आपका कम हो तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक बेसिक रिलेशन हम लोग समझते हैं. पर इनमें से ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसके केस में एक्चुअली जो सॉलिड मटेरियल है, जिसके लिए हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लिक्विड या फिर गैस के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? ज्यादा डेंसर होना चाहिए. बट इनमें से एक ऐसा भी सॉलिड मटेरियल है जो कि अपनी सॉलिड स्टेट में इज लेसर डेंसर देन दैट ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो हम सबको पता ही है वैसे तो इसका आंसर. सो द आंसर विल बी आइस, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा घरों में कि जब हम लोग आइस रखते हैं, है ना, पानी रखते हैं और पानी के ऊपर अगर हम लोग मतलब उसके अंदर अगर हम आइस डालते हैं तो आपको पता है कि आइस जो है वो ऊपर फ्लोट करने लगती है. ठीक है, ना कि अंदर वो अगर वो ज्यादा डेंसिटी रखती होती तो फिर वो नीचे चली जाती, बट क्योंकि वो कम डेंसर है इस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है. ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन हो जाएगा? आइस हो जाएगा. क्लियर है? तो ऐसा वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होता है. मास की तो कोई बात ही नहीं है, मास तो सेम ही हम कंसिडर करके चल रहे हैं. बट अगर हम वॉल्यूम की बात करें सो वॉल्यूम इज बेसिकली वेरी हाई, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है. क्लियर है? ओके, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. सो नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आप याद करो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या देखा था कि एक रेगुलरिटी होती है, एक पैटर्न होता है जो कि यहाँ पे फॉलो होता है ना. मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक, ना सिर्फ थोड़ी देर तक, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक आप क्या देखते हो? एक पैटर्न देखते हो. लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक हम एक पैटर्न जो है उसका रिपीटेशन देखते हैं. तो इस तरह के जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते थे. हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनके बेसिस पे हमें बताना है कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करती है. तो पहली बात, अगर हम आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी के रेस्पेक्ट में बोले तो हमें बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर. ये कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं. इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आपको प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप देखोगे हर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो वो सिमिलर नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा. डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आपको वैल्यूज मिलेंगे. तो इसका मतलब एनाइसोट्रोपिक है. तो आंसर या तो ए है या फिर बी है. अब दूसरी चीज इन्होंने पूछी कि क्या ये हेट्रोजीनस होते हैं कि होमोजीनस होते हैं. तो आप खुद सोचो, होमोजीनस का मतलब होता है इक्वल स्प्रेडिंग और हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि कुछ भी अंधाधुंध हो रहा है. तो यहाँ पे देखो एक रेगुलर पैटर्न है ना. ये बात तो मैंने शुरुआत में ही बोली कि कैसी है, एक रेगुलरिटी है. अगर एक रेगुलरिटी है, एक रेगुलर पैटर्न है तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं होमोजीनस इन इट्स पार्टिकल अरेंजमेंट. तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? बी. क्लियर? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है, बाकी चीजें वही है.
When a single substance can crystallize in two or more forms under different conditions provided, it is called as, ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कौन होते हैं? अमॉर्फस वो होते हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं होते, राइट? तो क्रिस्टलाइन के अंदर एक रेगुलरिटी होती है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, लेकिन अमॉर्फस के अंदर उतनी रेगुलरिटी नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होती है। तो पॉलीअमॉर्फस में हमने क्या देखा था कि एक्चुअली होते तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, पर बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स के, जैसे डोमेन्स अपन पढ़ते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से जब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक साथ में पड़े हो तो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे कि मान लेते हैं जस्ट एक शो करने के लिए, आपको बताने के लिए कि लेट्स से कि ये कोई एक पैटर्न है, तो पूरे इस क्रिस्टल के अंदर आपको वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, बट इट इज जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल डोमेन। बट अगर हम दूसरे डोमेन की बात करें तो वहां पे एक अलग रिपीटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर तीसरे पैटर्न की बात करें तो लेट्स से कि ये कोई अलग पैटर्न है, फिर कुछ और हो सकता है। मतलब ये सभी के सभी जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे से क्रिस्टल्स जो कि अलग अलग पैटर्न के हैं बट एक साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, सॉरी ये मैंने इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको यहां पे समझ लो। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीअमॉर्फस। इनको हम पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पॉलीअमॉर्फस सॉलिड्स। क्लियर है? ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? इनमें से कौन है जो कि एक अमॉर्फस सॉलिड है? तो हमने इनके भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। क्वार्ट्ज ग्लास के लिए हमने देखा था, इनको स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं? ये दिखते तो सॉलिड हैं लेकिन ये वास्तव में अमॉर्फस है, इनके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं है। इवन वो टाइम के साथ में जो है ना फ्लो डाउन भी होने लग जाते हैं। याद करो विंडो पेन का हमने एग्जांपल देखा था। सो दैट्स व्हाई अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल इनमें से कौन हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। और ये तो आपको ऑब्वियसली पता है कि क्वार्ट्ज के अंदर भी क्या होता है? रेगुलर, वो जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना वैसा ही तो होता है क्वार्ट्ज। उसके अलावा अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का भी एक रेगुलर पैटर्न होता है। अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट में क्या होता है? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, एक प्लेन के अंदर। और उसके बाद में अब आप कहोगे कि फिर ये नीचे भी रिपीट होता होगा, तो ये ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि फिर है ना लेयर्स होती हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से लेयर हैं। अब इन लेयर्स के बीच में क्या होगा? वेंडर वॉल इंटरैक्शंस होते हैं। मतलब एक्चुअल इंटरैक्शंस नहीं है, ये कैसे हैं? वेंडर वॉल इंटरैक्शंस है, बट एक रेगुलरिटी तो है ना यहाँ पे, यानी कि क्रिस्टलाइन काइंड ऑफ बिहेवियर है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, NaCl तो एक अच्छा खासा आयनिक क्रिस्टल होता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल हमारा आंसर कौन हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। Then the next one is in polar molecular solids the molecules are held together by polar molecular solids। मतलब ऐसे आपके molecules जो कि polar भी नेचर के हैं, मतलब हैं तो वो molecule, इसका मतलब उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। हमें पता है ना मॉलिक्यूल जैसे कि molecular solid का कोई एक एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल कौन हो गए? लेट्स से CO2 एक एग्जाम्पल हो सकता है, वाटर एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन साथ में इन्होंने कहा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये तो नॉन पोलर है। ये तो कौन हो गया? नॉन पोलर, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है ना। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो ये तो एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं हो पाता, ठीक है ना। यही तो होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब ये कह रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, किस तरह के इंटरेक्शंस उनके बीच में होते हैं? तो आप खुद बताओ क्या होगा? डाइपोल ही तो होगा, क्योंकि ये पोलर है ना। जब वर्ड आ गया पोलर, इसका मतलब कि उसके अंदर डाइपोल तो प्रेजेंट है ना, तो ऑब्वियस है कि वहां पे डाइपोल प्रेजेंट होगा। तभी मैंने आपसे कहा कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी निकल कर आएगा, जो कि ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगा? ऑक्सीजन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? डाइपोल मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पे किस तरह के इंटरैक्शंस रहेंगे? डाइपोल इंटरैक्शंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ। डायमंड किसका एग्जांपल है? तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब कोवेलेंट सॉलिड होता है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन है। आपको पता होगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, यही होता है टेट्राहेड्रल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब फर्दर और भी यहाँ पे क्या लगे होंगे? कार्बन के दूसरे एटम्स लगे होंगे, उनके साथ में इस तरह का बॉन्डिंग होगा। फिर और नीचे जाओगे तो कार्बन प्रेजेंट होगा, फिर ये इस तरह से, मतलब इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होती रहेगी। इस तरह तो नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे मेंटेन क्या रहना चाहिए? वो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
क्लियर? तो क्योंकि और बल्कि ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि जो इस डायमंड को अर्थ क्रस्ट में मौजूद सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बना देती है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा एक आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म आप इसको मान सकते हो। ठीक है, और ये कैसा है? कोवेलेंट सॉलिड है। ओके, देन द नेक्स्ट वन है सिलिकॉन इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होगा सिलिकॉन का, जब हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपने क्लास 11th में देखा होगा दैट सिलिकॉन इज बेसिकली प्रेजेंट इन अ नेटवर्क फॉर्म। उसके अलावा भी आप याद करो जब हम लोगों ने एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे तो भी हम इस तरह के सिलिकॉन के स्ट्रक्चर्स बनाते थे और इनसे एन और पी सेमीकंडक्टर्स बनाते थे। तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है? एक नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे तो हालांकि इनका हाइड्रेट फॉर्म दिखा रखा है, बट इसके अलावा अगर आप इनका ऑक्साइड फॉर्म देखोगे, सिंपली अगर आप सिलिकॉन का भी नेटवर्क देखोगे तो इन सब के अंदर आपको एक नेटवर्क मिलेगा, है ना, एक नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इसका मतलब सिलिकॉन इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ, कैसा मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क सॉलिड। क्लियर? ओके, Which one of the following are the dimensions of the cubic crystal? तो ये भी मैंने आपको बताया था और इसके लिए आपको मैंने इवन एक पैटर्न भी बताया था जिससे कि आप इनको याद रख सकते हो। सो आई एम श्योर कि आपको वो पैटर्न ध्यान होगा जो कि मैंने इनके सेल पैरामीटर्स के लिए बताया था, यानी कि एंगल्स के लिए अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए, उसके अलावा इनकी जो एज लेंस है उनके अंदर एक क्या रिलेशन होगा किसी भी यूनिट सेल के लिए। तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सो आई एम श्योर कि आपको वो ट्रिक याद होगी। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जो कि ऑब्वियस हमें पता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना वो सभी क्रिस्टल्स में से सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। सबसे ज्यादा क्या है? सिमेट्रिक है। अब सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है इसका मतलब इसमें आपको मैक्सिमम सिमेट्री मिलेगी। तो सिमेट्री आपको एंगल एज लेंस में भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको एंगल्स में भी मिलेगी। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें एज लेंथ की तो वहां पे ए बी और सी एज लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर, और हाँ ये भी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सो दिस वुड बी द आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो कि जिसके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हो? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड तो हो पर नॉन पोलर हो। तो इसमें एग्जांपल आपके कौन हो जाएंगे? जैसे हाइड्रोजन भी आपका एग्जांपल हो जाएगा, क्लोरीन भी आपका एग्जांपल हो जाएगा, CO2 का भी हमने एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन, ये तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मतलब नॉन पोलर तो है और कोवेलेंट बॉन्ड है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, अब जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं आपके, चाहे आप बात करो इनकी, देखो कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ना उनको आप याद रखना, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब ना के बराबर होती है, बहुत पुअर कंडक्टिविटी होती है। तो चाहे आप पोलर की बात करो चाहे आप नॉन पोलर की बात करो, इनके लिए जो कंडक्टिविटी है वो कैसी होगी? पुअर ही होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी पुअर ही होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके, द मॉलिक्यूल्स इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। देखो यार सिंपल ही क्वेश्चन है, आप है ना दिमाग में कोई ना कोई एग्जाम्पल रख लिया करो, उससे चीजें समझना और इनकलकेट करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो पोलर भी है और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी, यानी कि मॉलिक्यूल भी है। तो देखो वाटर इसका एग्जांपल नहीं हो सकता क्या? जो वाटर होता है वो पोलर भी होता है और साथ ही साथ मॉलिक्यूल तो है ही है ना, और इसके ऊपर दो कौन प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये किस तरह से, अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल साथ में कैसे जुड़े होंगे? अब ये तो देखो स्पेसिफिकली वाटर है तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बट अगर एक बार के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा दें तो किस तरह के इंट्रैक्शन होंगे वाटर और वाटर के या किसी और एग्जाम्पल के? ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दूसरे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ HCl। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैं वाटर की फिलहाल बात करूं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात ना करें फिलहाल, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे
दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे और भी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑफ कोर्स है ही है। उसके अलावा क्या देखते हो आप कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के होने की वजह से भी तो कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जब पोलर पोलर काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता है तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डाइपोल। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे भी एक डाइपोल है, यहाँ पे भी दूसरे, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स में अपने अपने डाइपोल्स हैं, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। Which of the following tend to be volatile, liquid और soft solid at the room temperature and pressure? इनमें से कौन ऐसा है जो कि या तो liquid volatile ही होगा या फिर अगर solid भी होगा तो soft होगा। तो जिसके अंदर bonding बहुत ज्यादा strong ना हो molecules और molecules के बीच में, वहां पर ऐसा possible है, ठीक है। तो देखो non polar molecular solids मतलब कोई बनता ही नहीं है यहाँ पे, तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में। उसके अलावा मेटालिक सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, तो आई थिंक आंसर यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होती है लेकिन वो इतनी भी स्ट्रांग होती है कि मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखे। तो लिक्विड्स इस तरह के आपके वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, और जो सॉलिड्स अगर मान लो कभी हुए भी तो वो कैसे होंगे, थोड़े सॉफ्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग भी है पर बहुत ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है। Which of the following is regarded as the repeatable unit entity of a 3D crystal structure? देखो किसी भी 3D crystal structure में बहुत बड़ा structure है, let's say कि अगर ये बोर्ड है, ये भी किसी, इसका भी अपना कुछ structure होगा। अगर हम किसी metallic solid की बात करें, ionic solid की बात करें, तो उनका भी अपना कुछ crystal structure होगा। अगर मैं छोटे छोटे सबसे छोटे लेवल पे वहां पे पहुंच जाऊं तो वो कौन सी यूनिट होगी जिसके रिपीटेशन की वजह से वो मुझे सेल मिला होगा, एक पूरा क्रिस्टल मिला होगा। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो कौन होता है, यूनिट सेल होता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट ऑन रिपीटेशन गिव्स द कंप्लीट स्पेस लैटिस, है ना। पूरा का पूरा क्रिस्टल या फिर स्पेस लैटिस आपको दे सकती है आफ्टर रिपीटेशन। और रिपीटेशन में भी आपको ये भी चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि रिपीटेशन तो होता ही है, उसके अलावा आप क्या देखते हो कि वो यूनिट जो है वो स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, और जो रिपीटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जो सबसे छोटा पार्ट फॉलो करेगा, और वो भी कौन सा, 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल यूनिट होती है ये। तो जो ये फॉलो करेगा उसी को ही हम यूनिट सेल कहेंगे। क्लियर है। और यूनिट सेल मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे, है ना। एक तो सेंटर्ड हो सकता है, एक प्रिमिटिव हो सकता है। तो जो प्रिमिटिव है वो तो ठीक है, सेंटर्ड आपके फिर से 3 होते थे, एक तो बीसीसी बोलते थे, एक को एफसीसी बोलते थे, एक को ईसीसी बोलते थे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर हो जाएगा यूनिट सेल। Then the next one is, which of the following unit cell has constituent particles occupying the corner positions only? ठीक है, तो मैं आपको सारे ही यूनिट सेल्स यहाँ पे बना के बता देती हूँ जिन जिन के अभी मैंने नाम लिए। तो ये है मेरा, पहले मैं सिर्फ क्यूब बना देती हूँ ताकि बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम 4 क्यूब्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और ये हो गया लास्ट। तो ये 4 यूनिट सेल्स में यहाँ पे बनाने वाली हूँ जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट अगर यूनिट सेल में देखें जहां पे कि पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक पैटर्न होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं ही हैं और साथ ही बीच में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसको हम कहते थे प्रिमिटिव यूनिट सेल, याद आ रहा होगा। और ये तीनों जो होते थे ना, ये हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते थे। इसको हम नाम देते थे बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं और साथ साथ में कहां पे प्रेजेंट होते थे, फेसेस के सेंटर पे। अब क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं तो इसलिए 6 फेस सेंटर्स पे आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, एफसीसी, या फिर इसी को ही सीसीपी भी कहते हैं। उसके अलावा थे जिसके अंदर की कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन्स होने के अलावा किसी भी ऑपोजिट फेस के सेंटर पे, किसी भी एक ऑपोजिट फेस के सेंटर पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। इसको हम नाम देते थे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देख लो आपका क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पोजीशंस ओनली, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सो आंसर वुड बी प्रिमिटिव सेल।
देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो अभी मैंने ड्रॉ किया था बॉडी सेंटर्ड को, तो बॉडी सेंटर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 2, सॉरी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, वो होता है 8। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, अगेन ड्रॉ करूं मैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं कॉर्नर्स पे एज वेल एज कहाँ पे हैं, बॉडी के सेंटर पे। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है उसी को ही कंसिडर करूं, तो आप क्या देख रहे हो कि उसके वो कितने दूसरे एटम्स के साथ में घिरा हुआ है ना, कितनों के साथ घिरा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये इससे भी घिरा है इक्वल डिस्टेंसेस पे, तो ये इन चारों से इक्वल डिस्टेंस पे घिरा है, उसके अलावा नीचे की भी इन चारों से इक्वल डिस्टेंस पे घिरा है। इसका मतलब ये टोटल कितनों के साथ घिरा हुआ है, 8 के साथ में। तो 8 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट एटम। अब क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट एटम यही वाले हैं कॉर्नर पे जो प्रेजेंट हैं, इसलिए हमने इसको ही काउंट किया इन ऑर्डर टू सी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर वुड बी 8। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल डज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉलो। एक जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसके अंदर किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। देखो याद करो, जब हम लोग है ना स्पेस लैटिसेस की और अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे किसकी, अरेंजमेंट्स की, कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस किस तरह से होता है। ठीक है, तो याद करो हम लोगों ने कौन कौन से अरेंजमेंट्स देखे थे। हमने देखा था 1 डायमेंशनल, देन हमने देखा था 2 डायमेंशनल, और हमने देखा था 3 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल तो सिंपल ही है। 2 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर पैटर्न के साथ देखा था, मतलब 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ये दोनों किसके लिए, 2D और 2D के लिए। यहाँ पे भी अगर हम इसी को ही ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है, 2D पैकिंग को ही ध्यान में रखते हुए करें, तो ये था हमारा जो 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग को, सॉरी यहाँ पे 3D हो जाएगा, तो 3D हेक्सागोनल पैकिंग को ध्यान में रखते हुए करें। तो 2D स्क्वायर पैकिंग थी और 2D हेक्सागोनल पैकिंग थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए। अब जो 3D स्क्वायर पैकिंग थी ना, यहाँ से भी हमें 2 चीजें मिल रही थी। एक तो जैसा आपका प्रिमिटिव होता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा मिल रहा था, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। उसके अलावा BCC भी हमें यहीं से ही मिलता था। ठीक है, और 3D के अंदर हम कौन से देखते थे, HCP को और FCC को। क्लियर रहती बात। अब देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये आपसे पूछा है फ्रॉम सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस में यहाँ पे जो पैटर्न था ना 2D तक, वो था AA। ठीक है, अब 3rd डायमेंशन में भी जब हम लोग सिमिलर ही अरेंजमेंट रखते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, AA टाइप का ही रिपीटेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे चलता रहेगा तो हम AA काइंड ऑफ रिपीटेशन कह सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द सिंपल क्यूबिक लैटिस। जबकि अगर BCC हो जाता तो वो AB काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो जाता। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल इज एटम्स। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। देखो एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है, अगेन यही, यानी कि इन्होंने आपसे ये कहा है कि आप ये बताओ कि जितने भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर हम उनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखें तो आफ्टर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हाउ मच विल बी द एटम कंट्रीब्यूशन इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव के अंदर। अब टोटल हमें पता है कि एक्चुअली तो प्रैक्टिकली फिजिकली 8 एटम्स होते हैं जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, पर इनका 100% कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब इनका पार्शियल कंट्रीब्यूशन होता है। तो पर एटम कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, पर एटम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली 1/8 ही होता है पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल पर एटम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 होता है। अब क्योंकि आपको कॉर्नर पे कितने एटम्स दिख रहे हैं, तो कॉर्नर पे एटम्स जो हमें दिख रहे हैं वो टोटल 8 हैं, 8 हैं। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, सो दिस विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, यानी कि कितना हो जाएगा 1 एटम जितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 1। ठीक है, सो अब थोड़ी देर में हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जैसा अभी हमने देखा
FC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, प्रिमिटिव के लिए बिल्कुल वैसे ही हमें है करके देखना है। किसके लिए? BCC के लिए, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को करके देख लिया होगा, सॉल्व करके। सिंपल ही क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था बिल्कुल वैसे ही हमें पर एटम कंट्रीब्यूशन BCC क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BCC को आप ड्रॉ करो। तो देखो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अंदर BCC काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो BCC के अरेंजमेंट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था किस तरह से होता है कि एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं और साथ में कहां पे होते हैं, बॉडी के सेंटर पे। तो ये बॉडी के सेंटर पे आ गया। इसका मतलब कि टोटल एटम्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल एटम्स तो हैं यहाँ पे 8 + 1 में लिख देती हूँ, ठीक है। जिनमें से कि अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो हमें पता है कि जो 8 कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और टोटल 8 हैं इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1 निकल के। उसके अलावा अगर हम बात करें जो कि बॉडी के सेंटर पर है, तो बॉडी के जो सेंटर पे है उसका तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो टोटल कितने हैं, उसका 100% है इसलिए हमने उसको 1 लिख दिया। और टोटल एटम्स कितने हैं, वो भी 1 है। तो टोटल हम कह सकते हैं 2 एटम्स कॉन्ट्रीब्यूशन है इन सभी के सभी 9 एटम्स का पर यूनिट सेल। क्लियर है इतनी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। Then the next one is the total number of atoms in 1 unit cell of FCC। अब आपको सेम यही चीज FCC के लिए करना है, तो मैं फटाफट करके बता देती हूँ क्योंकि 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो FCC के केस में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे एटम्स कॉर्नर्स पे भी होते हैं और फेस के सेंटर पे भी होते हैं, ठीक है, कॉर्नर पे भी है और फेस के सेंटर पे भी। तो ये तो हो गए आपके कॉर्नर पे 8, ठीक है, और फेसेस के सेंटर पे 1 2 3 4 5 और टोटल 6 फेसेस हैं इसलिए 6। तो देखो जो कॉर्नर पे एटम्स हैं वो कितने हैं, 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। और जो फेस के सेंटर पे हैं, क्योंकि फेजेस कितनी होती हैं, 6, तो फेस सेंटर्स भी कितने हो गए, 6 पे हर 6 फेजेस पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हर एक फेस पे एक एटम है, राइट। और इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वो 1/2 है, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी तो जैसे ये वाला एटम है तो बेसिकली ये आधा तो इस यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूटेड है और बाकी आधा इसके साइड में जो एडजेसेंट यूनिट सेल होगा उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो दिस विल बिकम 3। तो 1 + 3 हमारा कितना हो गया, सो दैट विल बी 4। तो हम कह सकते हैं 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है इन सभी का पर यूनिट सेल। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। So now the next one is in primitive unit cubic cell only dash of an atom or ion or molecule belongs to a particular unit cell। ठीक है, एक primitive की बात हो रही है तो मैंने already आपको बताया 1/8 contribution होता है, so 1/8 will be the answer। So in dash constituent particles are closely packed leaving the least amount of vacant spaces। इनमें से ऐसा कौन है जिसके अंदर intermolecular space basically सबसे कम है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोग हमेशा से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कई बार इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि हमें लगता है कि हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार इतना सिंपल भी कैसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे लीस्ट किस में होता है, तो हमें पता है वो किस में होता है, सॉलिड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर विल बी सॉलिड्स। What is the coordination number for 1 dimensional close packing? देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लोज पैकिंग बताया थी, है ना, जैसे ये है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 1 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक एटम है आपका, फिर ये एक एटम, फिर एटम, मतलब सिर्फ 1 डायमेंशनली ही एटम्स का अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से। इसी को हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो इसमें आप किसी भी एटम को रैंडमली चूज कर लो, जैसे कि मैंने इसको चूज किया, तो अब इसके आसपास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मतलब नियरेस्ट एटम जो कि उसको टच कर रहे हैं वो कितने हैं, तो पहला तो ये एटम हो गया, दूसरा ये एटम हो गया, है ना। तो ये दोनों इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हुआ, 2। 2 ही एटम ऐसे हैं जो कि इसके सबसे ज्यादा पास में हैं।
इन हाउ मेनी वेज कैन द 2-डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बी जनरेटेड। ठीक है, कितने तरीकों से आप 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बना सकते हो। तो देखो 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ए अरेंजमेंट और दूसरा हो सकता है ए बी अरेंजमेंट। ठीक है, मैं दोनों ही अरेंजमेंट्स आपको बता देती हूँ। सो जैसे कि अगर मान लो कि एक लेयर में एटम्स इस तरह से प्रेजेंट हो और दूसरी लेयर में भी एटम्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से प्रेजेंट हो, मतलब ये भी ए लाइन है ये भी ए लाइन है, इसलिए हमने इसको ए अरेंजमेंट कह दिया। जबकि ए बी अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, चलो एक और एक लाइन बना देती हूँ, है ना, मतलब बिल्कुल एक ही जैसा रिपीटेशन होगा 2-डायमेंशनली। ए बी अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर एक अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है तो जो नेक्स्ट लेयर का अरेंजमेंट होगा 2-डायमेंशनली, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वन। अब दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है यार, एक ही तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो इनके डिप्स हैं, इन डिप्स में कहीं पे अरेंजमेंट हो जाए। अब अगेन वही ऊपर वाली लेयर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो कुछ ऐसा बन गया। अब अगेन क्या होगा, सेकेंड लेयर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये ए बी अरेंजमेंट चलता रहेगा। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया ए, इसको हम कहेंगे ए लेयर, इसको बी लेयर, फिर से ए लेयर, फिर से बी लेयर, ऐसा चलता रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी एक रैंडम एटम को चूज करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया, तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पे भी एक को चूज कर लेते, जैसे मान लो मैंने इसको चूज किया, तो अब अगर यहाँ पे मैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे टोटल आपका कैसा निकल के आ रहा है 6। ये 6 एटम्स हैं जो कि इसको घेरे हुए हैं, और यहाँ पे कितने हैं, ऐसे 4 ये एटम्स हैं जो कि इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है इसलिए हमने इसको बोल दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक हेक्सागोनल जैसा शेप बन रहा है, तो मैं इनको आपस में ज्वाइन भी कर दूं तो एक हेक्सागन बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस ऐसे दो ही अरेंजमेंट्स पॉसिबल है और तीसरा अरेंजमेंट तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। Then the next one is what is the coordination number for a 2-dimensional square closed packed structure? Coordination number for a 2-dimensional square pack। अब ये देखो ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही तो निकल के आ रहा है, so the answer will be 4। Next is what does the ratio volume occupied by particles per total volume of the cell denotes? तो याद करो यार, हम लोगों ने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी हम क्या कहते थे कि टोटल जितने भी आपके एटम्स हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, सभी एटम्स की मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स की वजह से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, और डिवाइडेड बाय आपके यूनिट सेल का कितना टोटल वॉल्यूम अवेलेबल था। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल था, यही तो हम बोलते थे, है ना। तो ये होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी, और हम इसको क्या कर देते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तब हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते थे। बट यहाँ पे इन्होंने 100 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ इतने से की बात की है, और इतने से को हम क्या बोलते थे, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते थे पैकिंग फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैकिंग पार्टिकल फ्रैक्शन या पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, पार्टिकल फ्रैक्शन नहीं होगा, इसको आप कर दो पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। देखो डायमेंशनल, ये भी वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी कुछ यूनिट होगी वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पैकिंग एफिशिएंसी इज व्हाट, डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है, इसका मतलब कि इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, m0 l0 20, जहां पे कि m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, l रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और t रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। क्लियर है, तो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर फ्रैक्शन कुछ भी कह दो, पैकिंग फ्रैक्शन भी कैसा है, डायमेंशन लेस ही होगा। इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस तो बस यही है ना, 100 का ही तो है। पैकिंग एफिशिएंसी इज पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, सो अरेंज द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग पैकिंग एफिशिएंसी। याद करो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमने देखी थी किस किस के लिए, जो हमारे खास खास यूनिट सेल्स है, मैं उनके लिए आपको बता देती हूँ। जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, प्रिमिटिव के लिए, तो वो फिर बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए।
ठीक है। और इवन HCP के लिए भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे हमने देखा था इनकी हाईएस्ट होती थी 74%, 70, इसको CCP भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है। BCC के लिए 68% होता था और इसके लिए 52.4% होता था। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, इसका मतलब ऑर्डर आपका जहां पे भी ये फॉलो होता हो, मतलब यहां से यहां आपको मूव करना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो HCP ये वाला आंसर हो जाएगा, HCP BCC SCC, HCP BCC SCC, तो आंसर क्या हो जाएगा C। So the next one is in NaCl structure all the octahedral and tetrahedral sites। देखो NaCl का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पे हमें पता था कि जो आपके जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के अंदर सोडियम के आयंस फिल होते थे, ठीक है। और वो कौन से वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते थे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो टेट्राहेड्रल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे NaCl के स्ट्रक्चर में, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये आपको जरूर थोड़ा सा याद करने वाली चीज थी जो कि हम लोगों ने किया भी था, सो आई एम श्योर कि आपको याद होगा। So alkali halides do not show Frankel defect। अब ये क्वेश्चन कहां से? आपका डिफेक्ट्स इन सॉलिड से है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके alkali halides होते हैं वो क्या नहीं शो करते? दे डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट अगर आप याद करो तो एक किससे मिलता जुलता था? सो दिस वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो आपके केटायंस होते थे वो एनायंस के बीच में जो छोटा सा स्पेस रह जाता था वॉइड्स का, वहां पे आके बैठ जाते थे, जो कि तभी पॉसिबल है अगर साइज के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपका केटायन आपके एनायन के कंपैरिजन में काफी छोटा हो, तभी ये फ्रैंकल डिफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा उस सॉलिड के अंदर। अब क्योंकि जो आपके एल्कली हैलाइड्स होते हैं उनके साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो मौजूद नहीं रह सकता, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जहां पे भी आपका क्या है, केटायंस एंड एनायंस है ऑलमोस्ट, क्योंकि एल्कली और हैलाइड्स की कैसी होती है? सिमिलर ही साइज होती है। सो दिस विल बी आंसर एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रैंकल डिफेक्ट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एल्कली हैलाइड्स, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। The edge length of the unit cell of aluminium is इतना। What is the density of the aluminium? ठीक है, आपसे डेंसिटी पूछिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा था। सो डेंसिटी सिंपली मैं लिख देती हूँ, रो इज इक्वल टू कितना था? Z इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू Na, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पता है, बस आपको उन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर को निकालना है। तो हमें डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। क्या हमें Z गिवन है? तो हाँ, हमें हिंट गिवन है दैट दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, जो कि रैंक होती है यूनिट सेल के लिए, FCC यूनिट सेल के लिए। मास क्या हमें गिवन है? सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या हमें A यानी कि एज लेंथ गिवन है, तो वो भी हमें गिवन है कितनी? 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स में है, ठीक है। और Na हम लोग जानते ही हैं कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो यहां से आप रो की वैल्यू को निकाल लो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर केजी में दे रखा है, तो आप इसको ग्राम को भी क्या कर दो, यहाँ पे 27 इंटू 10⁻³ केजी में पहले ही कन्वर्ट कर लो, है ना। फिर कैलकुलेशन करो तो ज्यादा आसान रहेगा। तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाना चाहिए? 2700 किलोग्राम के आसपास, ठीक है। So now the next one is gold crystallizes in a face-centered unit cell. What is the atomic radius if the edge length of the gold unit cell? ठीक है, देखो इन्होंने आपको edge length दे रखी है, यानी कि A आपको गिवन है 0.407 into 10⁻⁹ मीटर। और क्या गिवन है? What is its atomic radius? हमसे इसका रेडियस पूछा है और हमें ये बता रखा है कि ये FCC में एग्जिस्ट करता है। अब FCC के लिए याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था that √2a is equal to 4r equal to 2d, ठीक है। याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब यहाँ पे आपको r निकालना है, a आपको पता है, तो इसका मतलब मैं ये वाला रिलेशन यूज कर सकती हूँ। सो r will be how much? So r will be √2 into 0.407 into 10⁻⁹/4। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 0.144, ठीक है। जहां पे √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4, ओके ओके।
So metal acts as a BCC structure with the nearest neighbor distance 365.9 picometer. What is the metal X if its density? देखो ये इस तरह का क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं. यहाँ पे आपको एटॉमिक मास अगर पता चल जाए तो आप उस मेटल की आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मतलब थोड़ा एक अच्छे तरीके से पूछा गया है. सो दिस इज Z इंटू M बाय A क्यूब इंटू NA. तो सबसे पहले तो जो भी हमें वैल्यूज पता है हम उनको पुट डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या मुझे पता है. सो डेंसिटी इज हाउ मच? इट इज 1.0016 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, Z इसका मुझे इन्होंने हिंट दे रखा है दैट दिस इज BCC. इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई 2. मास क्या इन्होंने मुझे दिया है, तो मास ही मुझे फाइंड आउट करना होगा ताकि मुझे ये पता चल सके ये कौन सा एलिमेंट है. तो मास मुझे पता करना है. इन्होंने नेबर डिस्टेंस मतलब जो सबसे पास में जो है, और आपको पता है BCC के अंदर जो सबसे पास में एटम होगा वो उसके एज लेंथ पर ही होगा, है ना. यही तो होता है BCC का स्ट्रक्चर. ये BCC का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यहां पे जो नियरेस्ट एटम होगा, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूं. तो ये हमारे एटम्स हैं, राइट. और एक एटम ऐसा भी है जो कि बीच में प्रेजेंट है. अब अगर आप इनको आपस में कंपेयर करो कि नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, तो आप खुद एक बार सोच के देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है, इसको हम कहते हैं एज लेंथ. ठीक है, अगर मैं सोचूंगी ये डिस्टेंस हो सकता है छोटा हो, तो आपको पता है कि कितना होगा, ये अंडर रूट 2a का भी 2, है ना. सॉरी, अंडर रूट 3a बाई 2 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका एक्चुअली यही स्मॉल निकल कर आएगा. आप अंडर रूट 3a बाई 2 करके देख लो, a ही आपका ज्यादा स्मॉल आएगा. इसका मतलब एक तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन जो आपका एटम कोऑर्डिनेटिंग एटम है उसका डिस्टेंस बता के इन्होंने आपको एज लेंथ ही बता दी है. ठीक है, तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजें दी जा सकती हैं. तो ये आपको डिस्टेंस दे रखा है. सो दिस इज 365.9 पिकोमीटर में, जबकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर के अंदर गिवन है. तो आप क्या करोगे ना, इसको पहले तो मीटर में चेंज करो. सो दैट विल बी 10 टू द पावर -12, और क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और कम हो जाएंगे. सो दैट इज 10 टू द पावर -10. ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में आ चुका है. अब आप इसका क्यूब कर लोगे बाद में जाके, तो ये आपको मिल जाएगा. इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा, है ना. और Na की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया, दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. ठीक है, अब आप यहां से क्या कर लो, मास फाइंड आउट कर लो. मास आपका जो है जब आप निकालोगे, सो दिस विल गिव यू द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम. ठीक है, तो 23 के आसपास आपका मास आएगा, कुछ 23 ग्राम पर मोल के आसपास मास आएगा. सो दैट मीन्स सोडियम. देन द नेक्स्ट वन इज What is the effect of Frankel defect on the density of ionic solid? देखो Frankel defect मैंने आपको जैसे कि कहा कि ये एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ कि एटम अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी बीच वाली जगह पे आ गया. अगर आप सोचो कि आपके घर में जो है कोई फर्नीचर रखा हुआ है, अगर आपने उस टेबल को कॉर्नर से हटा के अगर घर के बीच में रख दिया, तो क्या उससे कुछ भी कोई फर्क पड़ा, मतलब मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना कमरे के. तो वही वाली कहानी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की. तो यहाँ पे डेंसिटी के अंदर, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो जहां पे भी ये लिख रखा हूं आंसर, सो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस विल बी द आंसर. देन द नेक्स्ट वन, इन अ क्रिस्टल इफ अ फॉल्ट एग्जिस्ट इन द अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर एटम की पोजीशन पे ही अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट. In which type of point defect are the cations and anions absent in stoichiometric proportions? In which type of point defect are the cations and anions absent in stoichiometric proportions? ठीक है, इसका मतलब उनकी stoichiometry जो है ना वो भी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है. तो देखो stoichiometric in which type of point defect are the cations and anions absent? अच्छा, ये अपने cations भी वहां से हट जाए अपनी पोजीशन से, और एनायंस भी हट जाए. और ये किस तरह का है, स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में, यानी कि अगर 2 केटायंस गए हैं तो 2 एनायंस भी वहां से रिमूव हो जाए, जिसकी वजह से जो सिस्टम है उसकी स्टोइशियोमेट्री बनी रहे. तो ऐसा किसमें होता है, किसमें होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है. शॉर्टकी डिफेक्ट एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट होता है, याद करो, है ना. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट, क्योंकि जितने केटायंस निकलेंगे उतने ही एनायंस निकलेंगे, जिसकी वजह से अभी भी सिस्टम हमारा न्यूट्रल बना रहेगा. क्लियर? Metals are good conductors of heat and electricity. This property is conferred by.
ठीक है। मेटल्स जो हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? तो कौन, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो कौन शो करेंगे? आपके मेटालिक बॉन्ड्स ही तो करेंगे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से होता क्या है कि वहां पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक मेटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम के सीज के अंदर, मेटल के केटायन के सी के अंदर इधर से उधर, इधर से उधर फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ठीक है। Then the next one is to get an N type of semiconductor, germanium should be doped with. अगर आपको N type बनाना है ना, तो आप उससे हायर वाले जो ग्रुप में आप जाओगे, उसके एलिमेंट से उसको डोप करोगे। ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जर्मेनियम की बात कर रहे हैं। तो N टाइप बनाने के लिए मैं ग्रुप कौन सा लूंगी? तो ये हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो मेरे को ग्रुप 16 का एलिमेंट लेना पड़ेगा डोपिंग के लिए। ठीक है। और अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, ओके, सो ये ग्रुप 14 का है, सॉरी, तो मुझे ग्रुप 15 का लेना पड़ेगा। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप 13 के एलिमेंट से मुझे डोपिंग करानी पड़ेगी। तो हमसे तो एन टाइप पूछा है, इसलिए ग्रुप 15 का एलिमेंट होना चाहिए। अब ग्रुप 15 कौन सी होती है? नाइट्रोजन फैमिली। तो ये सभी आपके एलिमेंट हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो देख लो इनमें से कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे। तो देखो इसमें कौन है? आर्सेनिक है ना? तो आर्सेनिक हो जाएगा हमारा आंसर। A compound formed by the element A and B crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corners of a cube and B atoms are at the face center. ठीक है। इसका मतलब कि इन्होंने एक ऐसा आपको क्रिस्टल बताया जिसमें कि A और B एटम्स हैं। A एटम्स तो आपके कहां पे बैठे हुए हैं? कॉर्नर पे। तो मैं A एटम्स को कॉर्नर पे दिखा देती हूँ। ये मेरे कॉर्नर के कौन से एटम्स हैं? A एटम्स। ठीक है। यहां पे भी लिख देते हैं A एटम्स कहां पे हैं? कॉर्नर्स पे। यानी कि टोटल कितने एटम्स हो गए? ये 8 हो गए। A एटम्स 8 हो गए। उसके अलावा B एटम्स आर एट फेस सेंटर्स। B एटम्स फेस सेंटर पे हैं, तो उनको कुछ अलग कलर से दिखा देते हैं, जैसे व्हाइट से। तो ये हो गए फेस सेंटर पे बैठे हुए B के एटम्स। तो B एटम्स कहां पे हैं? फेस सेंटर पे, जो कि कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। अब हमें देखना है इनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पूरे पूरे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो कितना इनका कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आपको इनका फॉर्मूला निकालना है। तो ये देखो, ये टोटल मेरे कितने हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, और 8 है ये। तो दिस इज 8 इंटू 1/8, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन 1 है। यहाँ पे ये कितने हैं? 6 है, और इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है, सो दिस विल बी 3। तो जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा A1B3, या फिर सिंपली मैं लिख सकती हूँ AB3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। तो ये AB3 कहां पे? ये है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ क्या होती है? तो अगेन ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद रखो इस इक्वेशन को, √2a = 4r = 2d। ये इक्वेशन थी। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? एज लेंथ। तो a कितना हो जाएगा? 4r/√2। ठीक है। तो ये कहां दिख रहा है हमें? 4r/√2। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। दिस शुड बी a is 4r/√2। ठीक है। तो आंसर विल बी B, बट थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। Which of the following metal oxides is anti-ferromagnetic in nature? इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है मेटल का जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए याद करो, ये क्या थे? ये सभी पैरामैग्नेटिक के ही थोड़े से मतलब अलग वर्जन्स थे, आप ये कह सकते हो। एक इनमें हमने फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था, एक फेरी मैग्नेटिक पढ़ा था, और एक एंटी फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होता है ना कि जो डोमेन्स है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, इक्वल नंबर में। ठीक है। जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ नहीं रहता, राइट। तो उसका एग्जांपल हमने कौन सा देखा था? क्रोमियम ऑक्साइड का हमने एग्जांपल देखा था। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको इसको थोड़े से एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा। तो हमने और भी सभी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें कि क्रोमियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके।
So this is all about the multiple choice questions for the solid state chemistry. तो I think आपको थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं MCQ में भी पूछे जा सकते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ऑलरेडी वाकई हमने डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूरी भी हैं, लेकिन MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. अगर थ्योरेटिकल नॉलेज आपको पूरी है, एक डिटेल्ड स्टडी आपने की है, लेक्चर्स को अच्छे से सुना है, तो MCQ को भी परफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है. सो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ